नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और आप देख रहे हैं हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जिसमें बात होगी कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक और तैयारी की। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुखिया टेड्रोस अधनोम ने चेतावनी दी है कि दुनिया कोरोना वायरस की तीसरी लहर के शुरुआती चरण में पहुंच चुकी है। दुनिया भर में डेल्टा वेरिएंट के कहर के बीच WHO प्रमुख ने ये ताज़ा चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि दुर्भाग्य से हम कोरोना वायरस की तीसरी लहर के शुरुआती चरण में पहुंच चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया कि डेल्टा वेरिएंट अब दुनिया के 111 से ज़्यादा देशों में पहुंच चुका है। भारत में जिस तरफ से लोग बेपरवाह हुए हैं और जिस तरीके से मरीजों की रफ्तार बढ़ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत में इसकी तीसरी लहर को लेकर आगमन हो चुका है। कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है। देश में कोरोना केसों का आंकड़ा बीते कुछ दिनों से घट रहा था, लेकिन एक बार फिर से नए मामले 40,000 के पार पहुंच गए हैं। गुरुवार को आए आंकड़ों में बीते एक दिन में 41,806 नए केस मिलने की बात सामने आई है। इससे यह डर बढ़ गया है कि क्या देश में तीसरी लहर ने अपनी दस्तक दे दी है, जिसकी एक्सपर्ट आशंका जता रहे थे। पिछले एक दिन में केस 41,000 से ज्यादा मिले। रिकवर होने वाले लोगों की संख्या उससे कम है। 24 घंटे में 39,130 लोग संक्रमण से रिकवर हुए हैं। फिलहाल देश में कोरोना के कुल एक्टिव केसों की संख्या 4,32,041 है। देश में कोरोना के चलते अब तक 4,11,989 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते एक दिन में ही 581 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं बात यूपी की करें तो प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने के बाद योगी सरकार ने तीसरी लहर से निपटने के लिए चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महामारी से बचाव और इलाज के संबंध में राज्य स्तरीय स्वास्थ्य विशेषज्ञ परामर्श समिति की संस्तुतियों पर गंभीरता से काम करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर और संचारी रोगों पर नियंत्रण के लिए सभी जिलों में पूरी सक्रियता से सरकार ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, पीकू नीकू और मेडिकल मेडिसिन किट की इस चक्रव्यूह का हिस्सा बनाया है। कोरोना प्रबंधन में निगरानी समितियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। ऐसे में अब तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने इस समितियों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी है। प्रदेश में विशेषज्ञों के आकलन के अनुसार कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के संबंध में योगी सरकार को प्रोएक्टिव नीति अपना रही है। लेकिन जिस तरह लोग यूपी में बेपरवाह हो रहे हैं, वो किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो जिस तरह से ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है, ऐसे में साफ तौर पर अब ये माना जा सकता है WHO के द्वारा और साथ ही साथ IMA के द्वारा जिस तरह की चेतावनी दी गई है, तमाम एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि तीसरी लहर की दस्तक हो चुकी है। दुनिया के 111 देशों में कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक को अब माना जा रहा है। ऐसे में एक बार फिर से सावधानी और सतर्कता को लेकर जो लापरवाही हुई है, उसे सुधारने का मौका आ चुका है। तमाम लोगों की यही राय है कि कोविड गाइडलाइंस का पालन यदि सही तरीके से ना किया गया तो स्थिति आगे आने वाले में किस तरह की होगी, और यदि स्थिति कहीं ना कहीं दूसरी लहर की तरह भयावह होती है तो एक बार फिर से परेशानियों का अंबार खड़ा होगा। हमारे साथ लगातार इस चर्चा पे बहस करने के लिए डॉक्टर्स का पैनल जुड़ेगा। उसमें से प्रोफेसर डॉक्टर अमरीश सिंह BRD माइक्रोबायोलॉजी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा प्रोफेसर डॉक्टर विकास मिश्रा GSVM माइक्रोबायोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़े। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और चर्चा को लेकर तो बातचीत करेंगे ही, लेकिन उससे पहले वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और उसके बाद बात करेंगे कोरोना की तीसरी लहर को लेकर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, CM हेल्पलाइन सेवा में आपका स्वागत है। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ?
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में योगी सरकार के नेतृत्व में नागरिकों की सहायता एवं सुरक्षा के लिए प्रदेश में विभिन्न हेल्पलाइन संचालित की जा रही हैं। कोविड संक्रमण या पोस्ट कोविड उपचार संबंधित चिकित्सकीय सलाह के लिए 1800-180-5145 पर संपर्क करें। एम्बुलेंस सेवा के लिए कॉल करें 108। गर्भवती महिलाओं एवं नवजात बच्चों को मेडिकल इमरजेंसी में एम्बुलेंस के लिए 102 पर संपर्क करें। मैम, मैं रेणुका बोल रही हूँ। एक लड़का एसिड लेके मेरा पीछा कर रहा है। आप परेशान मत होइए, आपको तुरंत सहायता पहुँच रही है। महिला सुरक्षा से संबंधित किसी परेशानी के समाधान के लिए 1090 पर संपर्क करें। आपातकालीन सेवाओं के लिए 112 पर कॉल करें। सीनियर सिटीजन सहायता के लिए एल्डर हेल्पलाइन 14567 पर कॉल करें। कोई कारणवश किसी भी हेल्पलाइन से सहायता मिलने में कठिनाई होती है या सरकारी कार्यालयों से संबंधित कोई शिकायत है तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करें। सबके साथ खड़ी है सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। हेल्थ कॉन्फ्रेंस में आज हम तीसरी लहर की दस्तक को लेकर बातचीत कर रहे हैं। जिस तरह से एक्सपर्ट्स का ये अंदेशा था कि कहीं ना कहीं जुलाई से अगस्त या अक्टूबर तक के महीने में इसकी दस्तक हो चुकी है, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि 4 जुलाई को ही भारत में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है। ऐसे में तैयारियों को लेकर स्थिति की बातचीत करेंगे और साथ ही साथ आम आदमी के रूप में किस तरह से सावधानियों का एक बार फिर से हमें सामना करना होगा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना होगा, उसको लेकर एक्सपर्ट से हम राय भी लेंगे। हमारे साथ लगातार बने हुए प्रोफेसर डॉक्टर अमरीश सिंह, बीआरडी माइक्रोबायोलॉजिस्ट, प्रोफेसर डॉक्टर विकास मिश्रा, जीएसवीएम माइक्रोबायोलॉजिस्ट, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर डॉक्टर उमेश मिश्रा, आईएमएस गाजियाबाद से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, डॉक्टर विकास आपके पास आएंगे। और जिस तरह से हम बातचीत कर रहे थे, पिछली कई चर्चाओं में भी हमने तीसरी लहर की दस्तक को लेकर चर्चा की थी, लेकिन पुख्ता तौर पर इस बारे में ज़्यादा लोगों के द्वारा या फिर अथॉरिटीज़ के द्वारा अभी तक पूर्ण रूप से जानकारी नहीं उपलब्ध थी। लेकिन अब तमाम लोगों के द्वारा ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जुलाई से दस्तक हो चुकी है तीसरी लहर की। ऐसे में आम आदमी को क्या कुछ करना चाहिए, किस तरह से सावधान रहने की ज़रूरत है, और क्या वाकई में 4 जुलाई से तीसरी लहर की दस्तक को हम मान सकते हैं? देखिए प्रियंका जी, सबसे पहले तो जनता को ये समझने की जरूरत है कि सरकार अपना काम अपने हिसाब से कर रही है। अब ये जनता की जिम्मेवारी बनती है कि वो अपना कार्य अपने हिसाब से अच्छी तरीके से करे। सरकार बराबर हमको 2 महीने पहले से वार्न कर रही है कि मई के बाद तीसरी लहर आने वाली है, कृपया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ आप ये भी देखें कि आप ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल ना करें। लेकिन दुर्भाग्यवश आप अखबार उठाएं, समाचार पत्र उठाएं, आप टीवी न्यूज चैनल्स में आप देखें, जितने भी हिल स्टेशंस हैं, बहुत ही सरप्राइजिंगली हमारी जनता वहां पे एकदम से झुंड की तरह निकल पड़ी है, जैसे कि कोरोना से हमने अभी जीत पा ली हो और कोरोना बिल्कुल खत्म हो गया है। आपको ये समझना होगा कि ये बहुत ही भयावह स्थिति है। अगर हम अभी भी ना चेते तो ये तीसरी लहर बहुत विकराल रूप देगी। इसलिए कृपया सभी जनता से अनुरोध है कि कृपया कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग रखें, बाहर जब तक जरूरी ना हो तब तक ना निकले, अगर निकलते हैं बाहर तो डबल मास्क का प्रयोग करें और अपने घर आने के बाद अपने आप को अच्छे से सैनिटाइज करें। उसके अलावा अपने आसपास के वातावरण को सैनिटाइज करके रखें। और हाँ, अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन अवश्य लें, क्योंकि अभी भी हम लोग चाहें तो इस लहर को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जैसे आपके चैनल के द्वारा बराबर लोगों को जागरूक किया जाता है, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य है कि जनता इस चीज को समझ ही ले रही है और भीड़ की भीड़ निकलती जा रही है।
ये बहुत ही भयावह स्थिति आएगी। इसको लेके मैं बार बार लोगों से बोलता हूं, और जो पहली लहर दूसरी लहर में लोग संक्रमित नहीं हुए हैं, सबसे पहले तीसरी लहर में वही संक्रमित होंगे। जी जी इसलिए जनता से अनुरोध है, कृपया करके घर से बाहर ना निकले और स्पेशली भीड़ ना लगाएं। जी बिल्कुल, हमारे साथ जी विकास जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए भगत सिंह उन्नाव से, जान लेते हैं कि क्या जानना चाहते हैं। भगत सिंह जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। ये मैडम डॉक्टर साहब से जानना चाहते हैं कि ये जो वैक्सीनेशन हो रहा है इसमें जो है पहली डोज तो लग गई, दूसरी डोज में कैसे पता लगाया जाए कि ये दूसरी डोज है? वहाँ पे जाते हैं, भीड़ इतनी रहती है कि वहाँ पहली डोज लगा रहे हैं कि सेकंड डोज लगा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल पाता है। जी बिल्कुल भगत सिंह जी, इसके लिए जहाँ पर आप जाते हैं, जो भी सेंटर पे आपको जो मेडिकल स्टाफ वहाँ पर अवेलेबल मिलता है, उसके माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ हर सेंटर पर जिस कमरे में वैक्सीनेशन लगती है वहाँ पर फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज बाहर ही लिखा होता है। यदि आप जानकारी करेंगे तो जानकारी आपको मिल जाएगी। भगत सिंह जी, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं हेल्थ कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर अमरीश सिंह जी और डॉक्टर उमेश मिश्रा जी भी बने हुए हैं। डॉक्टर अमरीश, कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अब जब ये बात साफ हो चुकी है, दुनिया के 111 देशों में तीसरी लहर की दस्तक देखने को मिल रही है। अमेरिका के साथ ही साथ कई अन्य देशों में भी हम देखें तो वैक्सीनेशन हो जाने के बावजूद भी कहीं ना कहीं केसेस की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हम लगातार अपने दर्शकों को आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या रिसर्च के माध्यम से या किसी भी माध्यम से हमारे पास इस तरह की कोई जानकारी है कि हम इस बात का अंदेशा लगा सके पहले से कि ये जो तीसरी लहर है, क्या ये घातक और अधिक घातक हो सकती है या फिर ये माइल्ड भी होगी? अच्छा सवाल है आपका, और ये जनमानस का सवाल है कि तीसरी लहर जो आ रही है या आ चुकी है, इसको हम इस तरह से कहते हैं, और इसका क्या इम्पैक्ट होगा। देखिए, जब तूफान आता है तो हमें उसकी इंटेंसिटी बस पता होती है, किन घरों को तोड़ेगा और कितने चीजों को नुकसान करेगा, ये उसके बाद ही आकलन हो पाता है। जहां तक इसके बारे में तीसरी लहर के इम्पैक्ट की बात करें तो डेफिनेटली जैसा डॉक्टर मिश्रा ने भी कहा कि ऐसा नहीं है कि जो पहले इन्फेक्ट हुए हैं प्रथम लहर में वो बचे रहेंगे अगर जो एक्सपोजर हुआ तो, क्योंकि इसमें इतने रिमार्केबल म्यूटेशंस हुए हैं कि जो प्रीवियस इन्फेक्शन है जिनको हुआ है उनको भी होने का चांस है, जिनको वैक्सीन लगी है उनको भी कुछ स्ट्रेन से इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। इसीलिए अल्टीमेटली जो कहा यह जा रहा है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात जो हो रही है वो एब्सोल्युटली इम्प्लीकेबल है, इसको करना चाहिए, इसको जनता जनार्दन को मानना पड़ेगा। और जैसा हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं चैनल और मीडिया के माध्यम से कि हिल स्टेशंस और जो हमारे ये टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पे कितनी क्राउडिंग हो रही है। और जैसे कल का हम बात करें तो 40,000 से ऊपर केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो कि अभी कुछ दिन पहले हमारा लेस देन 10,000 के आसपास पहुंच गया था। और जब ये सेकेंड वेव आई थी उस समय हाईएस्ट 4 लाख से ज्यादा केसेस डेली रिपोर्ट हो रहे थे इंडिया से। तो हम डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वैक्सीनेशन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड एज कैटेगराइजेशन जो भी है, जिसमें भी प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज नहीं है या किसी नए स्ट्रेन से एक्सपोजर हो रहा है तो उसको पुनः इन्फेक्ट होने के चांसेस हैं। और रही आउटकम या सर्वाइवल की बात तो ये मल्टीफैक्टोरियल होता है, किस मरीज को क्या पूर्व से बीमारी है, क्या उसकी कंडीशन है, ये चीजें डिसाइड करती हैं कि मॉर्टेलिटी कितनी होगी, कितने लोग बचेंगे। जी बिल्कुल। डॉक्टर उमेश, एक सवाल जो लोगों के मन में तमाम पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन होने के बाद था कि कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन के बाद जब हर्ड इम्यूनिटी लोगों को मिल जाएगी या कंट्रीज़ को, स्टेट्स को मिल जाती है तो कहीं ना कहीं चिंता थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन जिस तरह से हम बातचीत करें, जिस तरह से डॉक्टर अमरीश का और डॉक्टर विकास दोनों का ही कहना है कि जिन लोगों का एक्सपोजर नहीं हुआ है उनके लिए तो खतरा बना ही हुआ है, लेकिन जिन लोगों ने वैक्सीनेशन ली है उनके लिए भी खतरा बना हुआ है। तो क्या ये माना जा सकता है कि तीसरी लहर में बजाय इसके कि वैक्सीनेशन के बाद निश्चिंत हो जाएं लोग, और जहां पर हर्ड इम्यूनिटी की बात होती है अक्सर लोग संस्थानों में, ऑफिसेज में जहां मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है वहां लोग निश्चिंत नजर आते हैं कि ठीक है यहाँ तो सब लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, यानी कि बिना मास्क के या बिना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के रहा जा सकता है। क्या वहां पर भी अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है? शुक्रिया प्रियंका जी। मैं 2 चीजों को ज्यादा फोकस कर रहा हूँ एक्चुअली।
जैसा कि हमने सेकेंड वेव में भी देखा कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्टर्ब हुआ एंड इट गोज बियॉन्ड 10% इन्फेक्टिविटी रेट। तो हमें दो चीज फोकस करनी है। देखिए वेव्स का क्या है, वेव्स आती है, जैसे कि पेंडेमिक पहले भी हुई है, स्पेनिश फ्लू हुआ है 1918 में 19 में, और H1N1 हुआ है 2009 में। तो उनसे भी थोड़ा हमने जो सीखा है उसके हिसाब से हम बता रहे हैं कि ये आएंगी वेव्स। अब हम कितना प्रिपेयर है हमें वो देखना है। देखिए रैपिड वैक्सीनेशन, स्ट्रॉन्ग ट्रेसिंग हो या कंटेनमेंट हो, या हम ह्यूमन बिहेवियर की बात करें, जो कोविड एप्रोप्रिएट ह्यूमन बिहेवियर है, ये तो हमें रखना ही है, चाहे हम वैक्सीनेट है या नहीं है। लेकिन दूसरी चीज ये है, मैं एक चीज और बता दूं कि जितने लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं दे कुड बी अगेन बिकम ए कैरियर फॉर अनदर, जो कि इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं, या उनमें बच्चे आ गए और जो अभी जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया है। हमें वैक्सीनेशन वालों को सिम्टम्स कम हो सकते हैं या ना के बराबर हो, लेकिन वे कैरियर बन सकते हैं, इसलिए हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अभी रखना है। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं कि जितना है कि स्थिति एक्चुअली है लोगों के मन में, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमने सेकेंड वेव को इतना घातक हुए देखा है, और जागरूकता ही इसका एक सबसे बड़ा एक तरीका है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर अमरेश जी ने, डॉक्टर विकास जी ने, कि ये हिल स्टेशन पे भीड़ और कावड़ यात्री जो आएंगे तो ये एक तरीके से ये कम्युनिकेट ही करेंगे। और इस बार इतना है कि इन्फेक्शंस ज्यादा रहेगा, हालांकि हम प्रिपेयर है इस चीज के लिए। अगर आप मुझे थोड़ा सा समय दे तो मैं कुछ पॉजिटिव बात बताना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, आपके आज्ञा से। जी बिल्कुल डॉक्टर उमेश, आप कंटिन्यू करिए। हमारे पास में एक लेबोरेटरी से हम करीबन 3,500 लेबोरेटरी पे आ गए हैं, जिनकी कैपेसिटी बिल्डिंग 15 लाख से ज्यादा हो गई है डेली सैंपल्स की। तो अब इन सब चीजों से हम तैयार हुए। हमारे पास करीबन 19 लाख कोविड बेड्स है और 8 लाख आइसोलेशन बेड है, और 1.5 लाख से ज्यादा हमारे पास ऑक्सीजन सपोर्ट के बेड हो गए हैं, और 50,000 से आईसीयू बेड हो गए हैं। तो ये प्रिपरेशन है, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, बट हमें तो जागरूक रहना है। अभी भी हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करना है। और सीरो सर्वे अगर आपने सुना होगा, मुंबई में, दिल्ली में, यूपी में जो सीरो सर्वे हुए हैं, उनमें ज्यादातर बच्चों में भी 50% से ज्यादा एंटीबॉडीज डेवलप हुई है। लेकिन वायरस इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि इतनी जल्दी म्यूटेट कर रहा है, किस फॉर्म में म्यूटेट कर रहा है हमें पता नहीं, किस तरीके से ये कितना इन्फेक्टिविटी लेके आएगा। हाँ, ये है कि हमें कॉमन एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मिटिगेशन स्टेप्स, जैसे कि हमारे रैपिड वैक्सीनेशन है, इसको इंक्रीज करना है, स्ट्रॉन्ग ट्रेसिंग करनी है, और माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स रखने हैं। हमें इन्फेक्टिविटी रेट 10% से एटलीस्ट कम रखना है, करीबन 5 से तो परसेंट से तो कम हम रखना ही रखना है। जी बिल्कुल। डॉक्टर विकास, जिस तरह से कई तरह की रिपोर्ट्स आई हैं, एक रिपोर्ट हैदराबाद के फॉर्मर वाइस चांसलर विपिन श्रीवास्तव जी ने जिस तरह से रिपोर्ट एक सामने आई है, उनका एक फॉर्मूला है, डेली डेथ लोड को लेकर एक फॉर्मूला उन्होंने कहीं ना कहीं रिसर्च कर बनाया, जिसके हिसाब से उनका ये कहना है कि 4 जुलाई की जो डेट थी वो फरवरी की उसी डेट की जैसी है, और जो रिसर्चर्स के माध्यम से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर विपिन श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के फॉर्मर वाइस चांसलर रहे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी नमस्कार। सर, आपकी यहाँ पर मैं बात कर रही थी, जिक्र कर रही थी, जिस तरह से आपने डेली डेथ लोड को लेकर, डीडीएल को लेकर एक नई गणना लोगों के सामने रखी है, और वो गणना ये कहती है कि 4 जुलाई से तीसरी लहर में एंटर कर चुका है भारतवर्ष, और भारतवर्ष में तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूँगी कि डेली डेथ लोड या डीडीएल जो है ये क्या है, और इसका फॉर्मूला किस तरह से सामने आया है, किस तरह से आपने ये आंकड़े सामने निकाले हैं? ओके, ऐसा है कि मैं आज हो गया 466 डेज, इतने दिन से मैं रोज़ जो डेटा आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का को मैं नोट करता हूँ और उसको प्लॉट करता हूँ और मेक सेंस आउट ऑफ दिस डेटा
मैंने 3 मैट्रिक्स डेवलप की हैं जो है ये इंटीग्रेटिव है। जितने भी जो भी नंबर्स आ रहे हैं दे आर ऑल टेकन इनटू अकाउंट इन दिस पर्टिकुलर मैट्रिक। तो इसमें हम क्या करते हैं कि I just look at the number of deaths in a given 24-hour period and divide it by the number of new active cases added in the same 24 hours. I look at this ratio. Now the denominator new active cases in 24 hours, ये जो है ये दो नंबर्स का डिफरेंस है। एक तो है कि कितने 24 घंटे में कितने नए पॉजिटिव केसेस पाए गए, माइनस उनमें से मतलब उनमें से नहीं लेकिन टोटल अभी तक जितने हुए हैं, पर 24 आवर्स में कितने लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कितने लोग रिकवर कर गए हैं। ओके जी, इसका डिफरेंस है। तो आप यू कैन सी कि ये जो रेशियो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है जी। तो अगर ये पॉजिटिव है तो वो अनफेवरेबल सिचुएशन है, बिकॉज उस हालत में जो नंबर ऑफ न्यू केसेस added in 24 hours minus the number of cases who have been discharged, this difference will become positive. So more cases are added, less cases are discharged, right? So this positive value is the thing where one has to worry about. जी। अब कल के जो numbers हैं और आज के जो numbers हैं उनमें कोई correlation नहीं है। तो when I calculate this ratio, तो ये फ्लक्चुएट करेगा जी। आज और कल की जो वैल्यू है उनमें डिस्पैरिटी होगी और वो फ्लक्चुएट करता रहेगा जी। तो फ्लक्चुएशंस तो स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन है, बट अगर ये फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इफ दे गेट वाइल्ड, you know, that signals a change in the scenario. Okay? जी। So, for instance, फरवरी के शुरू से लेकर के 1 महीने तक या उससे ज़्यादा, जबकि नंबर ऑफ डेथ्स बहुत ही कम थी, 100 से कम थी, उस समय अगर मैं आपको ये DDL का प्लॉट दिखाऊं तो आप देखेंगे उसमें काफ़ी फ्लक्चुएशंस हो रहे थे, बड़े फ्लक्चुएशन जी, नॉट द स्मॉल वंस। ओके, तो उस समय ये अंदेशा हो रहा था कि अब हालांकि नंबर ऑफ डेथ्स बहुत कम है लेकिन कुछ गड़बड़ होने वाला है जी। एंड श्योर एनफ सडनली यू नो द नंबर ऑफ डेथ्स स्टार्टेड पिकिंग अप और दे आई मीन ऑल ऑफ अस नो क्या हुआ सेकेंड वेव में। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली इसी तरह का सिग्नेचर जो है वो 4 जुलाई से मुझे देखने को मिला जी। नाउ नॉर्मली एज यू नो दैट वी would announce any scientific discovery only after we have made sure that everything is fine and we are confident that yes we should go ahead and do it. लेकिन यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट है। यहाँ पे ये है कि हमारा अभी वैक्सीनेशन रेट काफ़ी लो है, राइट? तो हमारे पास सिर्फ एक ही चारा है कि हम जो है कोविड अप्रोप्रिएट प्रिकॉशंस को ज़रूर लें, उस पर एम्फोसाइज करना है। इसलिए पब्लिक अवेयरनेस के लिए यू नो मैंने 4 जुलाई के बाद कोई 5-6 दिन तक वेट किया, और जब वो ट्रेंड जारी रहा अप एंड डाउन का, और द फ्लक्चुएशन बिकेम प्रीटी वाइल्ड, द मिनिमम वेंट टू -44, जबकि जो मैं छोटे फ्लक्चुएशंस की बात कर रहा हूँ ये देयर बी 0.0 समथिंग जी, सेकेंड डेसिमल पे, या एट द मोस्ट 0.1। ओके जी। ये जो ट्रेंड था इससे मुझे लगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाला है। जी बिल्कुल। जिस तरह का डॉक्टर विपिन, जिस तरह का रिसर्च आपने यहाँ पर किया है उसके आधार पर क्या हम इस बात का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में जो तीसरी लहर आएगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कितनी स्ट्रेंथ के साथ आएगी? I mean, this is worse than the weather prediction. weather prediction आप 24 घंटे से ज्यादा नहीं कर सकते जी। तो ये तो के बारे में तो हम कुछ भी नहीं जानते। जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल ये भी बनता है कि जिस तरह से माना जा रहा है, आपने साफ तौर पर कहा कि DDL यदि पॉजिटिव होता है तो अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, लेकिन क्या DDL यदि नेगेटिव रहता है तो भी डरने की जरूरत है? That's a good question. अगर नेगेटिव है और लार्ज है तब भी फिक्र की बात है।
क्योंकि तब जो है वो ये इंडिकेट करता है कि नंबर ऑफ न्यू केसेस से लार्ज होने के, डीडीएल लार्ज तब होगा जब डिनोमिनेटर कम बहुत छोटा हो जाएगा, और डिनोमिनेटर छोटा जब होगा जबकि नंबर ऑफ न्यू केसेस आर कंपेरेबल, दैट नंबर इज कंपेरेबल टू द नंबर ऑफ केसेस बीइंग रिकवर्ड. ओके जी. तो इसके माने ये है कि द न्यू केसेस आर कैचिंग अप विद द रिकवरी रेट. ओके जी. तो इसलिए नेगेटिव फिर भी थोड़ा टॉलरेबल है, आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं कि रिकवरी काफी हो रही है, हालांकि न्यू केसेस कैचअप कर रहे हैं. लेकिन पॉजिटिव जाने के माने ये है कि न्यू केसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं कंपेयर टू नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ पेशेंट्स हु हैव रिकवर्ड. तो मैं ये लास्ट चीज इसमें ये ऐड करना चाहता हूँ कि पिछले 10 दिन, आज 15 तारीख है और मैं 4 जुलाई से बात कर रहा हूँ, पिछले 10 दिन में 2 बार ये पॉजिटिव गया है जी. आज गया है. आई मीन द सेकंड टाइम वाज दिस मॉर्निंग, जबकि नंबर ऑफ डेथ्स आज है 581 और समथिंग कंट्री वाइड. ओके, सो पिछले दो महीने में आज लोएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स है जी. राइट, बट स्टिल the DDL has become positive. So I got worried this morning again. जी. So the point is that it may be a little premature, but it should be taken as a forewarning. जी बिल्कुल. Right? People should understand that look, something is in the offing, और आप चेत जाइए, आप प्रिकॉशंस लीजिए. और जैसे आजकल एक जनरल वो हो गया है कि पार्टिंग चल रही है सब कुछ. मैं हैदराबाद में हूँ, कोई फर्क ही नहीं, आप बाहर निकल के देखिए, लाइफ एज यूजुअल. जी बिल्कुल ठीक कहना है आपका. तो कहीं ना कहीं आपके रिसर्च के माध्यम से हमारे दर्शकों को भी हम एक बार फिर से आगाह कर सकते हैं कि स्थितियां कहीं ना कहीं जिस हिसाब से रिसर्च कहती है उस हिसाब से हो सकता है कि अनफेवरेबल हो. ऐसे में हमें पहले से सावधान रहने की ज़रूरत है. तैयारियों की यदि हम खास तौर से बात करें तो भारत सरकार के द्वारा या अलग अलग राज्यों में सरकारों के द्वारा जो तैयारियां की गई हैं तीसरी लहर को लेकर, क्या वो पर्याप्त हैं? क्या हम उनके माध्यम से तीसरी लहर से लड़ पाएंगे? इस पे कमेंट करना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जी मैंने उस पे नहीं रखी है कि कितना पहले क्या सिचुएशन थी अब क्या है, तो उस पे तो मैं कमेंट नहीं कर सकता. जी बिल्कुल. मैं सिर्फ कह सकता हूँ कि जो सेकंड वेव है उसका जो डेवस्टेटिंग इफेक्ट था उसको हम भूलना चाहिए. जी बिल्कुल, उसको हमें भूलना नहीं चाहिए, याद रखना चाहिए. आप बने रहिए हमारे साथ डॉक्टर अमरीश और डॉक्टर उमेश, डॉक्टर विकास भी बने हुए हैं. डॉक्टर विकास, जिस तरह से हमने डॉक्टर विपिन से यहाँ पर बात की, उन्होंने बहुत डिटेल में हमें डीडीएल के बारे में जानकारी दी है और डीडीएल के आंकड़ों के हिसाब से, आकलन के हिसाब से साफ तौर पर ये हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास किया गया है कि कहीं ना कहीं सिचुएशन जो है वो एक बार फिर से चिंताजनक है. हमें चेत जाना चाहिए इस बात को लेकर. तमाम लोग पहले से भी और डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स लगातार लोगों को लेकर जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की स्थिति हम आज मार्केट्स में देखते हैं, टूरिस्ट प्लेसेस पे देखते हैं, कहीं ना कहीं लोग दूसरी लहर को पूरी तरह से भूल चुके हैं. वैक्सीनेशन यदि पूरी तरह से हो भी जाता है तो उसके अलावा क्या कुछ हम कर सकते हैं कि लोग एक बार फिर से ये जान जाएं कि जान है तो जहान है. सबसे पहले जान बचाना जरूरी है. बाकी लाइफ में पार्टी और बाकी चीजें तो लाइफ में आगे भी होती रहेंगी. उसके लिए क्या कुछ और किया जा सकता है? देखिए प्रियंका जी, सबसे पहले तो देखिए जितने भी ये मैथमेटिकल मॉडल्स हैं ये आपको एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन उसके आसपास की गणना प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या स्थिति होगी. जैसा कि प्रोफेसर श्रीवास्तव ने भी कहा था, अगर हम डे बाय डे देखेंगे तो बहुत फ्लक्चुएशन आता है, इसलिए ऑन एन एवरेज वो 7 से 10 दिन का मान के चलते हैं कि उसके हिसाब से वो पॉजिटिविटी आई तो यानी कि खतरा होगा. अब सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है प्रियंका जी, जनता को, कि जब वैक्सीन लेता है आदमी, वैक्सीन लेने के बाद इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन्फेक्शन नहीं होगा आपको. आप ये समझिए कि वैक्सीन अगर आपने दोनों डोज ले ली है जो कि प्रॉपर इफेक्टिव वैक्सीन थी और आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो 15 दिन के अंदर आपके शरीर में इफेक्टिव प्रोटेक्टिव लेवल की एंटीबॉडी बन जाएगी. लेकिन आपको इन्फेक्शन होगा, वायरस आपके शरीर में जाएगा. हाँ, ये बात जरूर है कि वैक्सीन लगने के बाद आप सीरियस नहीं होंगे,
हो सकता है आप हॉस्पिटलाइज ना हो, आपको आईसीयू की जरूरत ना पड़े, लेकिन जो वायरस आपके शरीर में है, आप एक संचार बन सकते हैं, एक कैरियर बन सकते हैं। और आपने जैसे कोविड में पिछली बार भी देखा था, ये केसेस ज्यादा क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि ज्यादातर केसेस एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी कि लक्षण विहीन, लक्षण नहीं होता है, हमें पता ही नहीं लग पाता है। यहीं पे टेस्टिंग की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट हम लोगों का रोल यहाँ पे आता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रैपिड रिस्पॉन्स टीम के द्वारा हम सैंपल कलेक्ट करें हाई रिस्क एरियाज में, और उस पॉपुलेशन में हम देखें कि आरटीपीसीआर, क्योंकि लक्षण नहीं है, पता ही नहीं लगेगा उन्हें कि उनके अंदर कोरोना आ गया है, और वो जहां जहां जाएंगे लोगों को संक्रमित करेंगे। दे में भी सुपर स्प्रेडर, वो 1 से 1000 लोगों को संक्रमित कर सकते हैं, और इसी तरह से इंसिडेंस ऑफ केसेस बढ़ते जाते हैं और एक लहर आती है। तो टेस्टिंग बहुत जरूरी है। और फिर से वही लौट के वही बात आती है कि आपको बहुत जागरूक रहना है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी 2 महीने पहले से लगातार बताया, सरकार तो अपना काम कर चुकी है। आप प्रियंका जी प्रोफेसर श्रीवास्तव से पूछ रहे थे, हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम अभी तक बहुत कमजोर था, लेकिन ये महामारी आने के बाद सरकार ने पूरी कोशिश करी है, बजट भी बढ़ाया है। और आप देखिए कि ऑक्सीजन, जैसे कानपुर का आप एग्जाम्पल ले, तो एग्जाम्पल में आप देखिए 6 से ज्यादा ऑक्सीजन के प्लांट्स लग चुके हैं हमारे कानपुर में, हमारे बेड्स बढ़ चुके हैं। सरकार अपना काम कर रही है, वैक्सीन भी लगवाने की कोशिश कर रही है। लगभग 4 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। अगर दोनों डोज की बात करें तो यूपी में लगभग 48 लाख लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। अब वैक्सीन के प्रोडक्शन में भी तो टाइम लगता है, तो ये जनता को समझना चाहिए, हर चीज सरकार पे ना डाले। भाई सरकार क्या कर लेगी? आप बैठे हैं घर में, आप मान नहीं रहे हैं कोई बात, आप सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप बाहर निकल रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, आपकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो आप अपने आप तो बचे हुए हैं, लेकिन आप कितने लोगों को संक्रमित कर रहे हैं? हो सकता है उनकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी ना हो, वो हॉस्पिटलाइज हो, और वो हॉस्पिटलाइज होने के बाद आईसीयू जाए, उनकी मॉर्टेलिटी हो जाए। तो ये जनता को बहुत समझने की जरूरत है कि ये जब भी महामारी आती है तो ये खाली एक व्यक्ति के बचाव को नहीं होती, पूरे समाज को बचाना होता है। दिस इज व्हाट इज हर्ड इम्यूनिटी। हम सबको जगना होगा, हम सबको कोशिश करनी होगी, सोशल डिस्टेंसिंग, एप्रोप्रिएट यूज ऑफ मास्क और सैनिटाइजेशन करना पड़ेगा। इसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को टेस्टिंग करना, पॉजिटिव आते हैं तो उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना और उनको माइक्रो कंटेनमेंट जोन में डालना, क्योंकि अगर ये लहर आएगी और हम लोग अभी भी नहीं चेते तो सरकार को मजबूरन फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। अब लॉकडाउन लग गया तो व्यापार फिर ठप, फिर महंगाई और बढ़ेगी, फिर जनता सरकार को गाली देगी कि भाई आप महंगाई बढ़ा रहे हैं। तो ये समझने की बहुत 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 जरूरत है जनता को कि कृपया अभी भी चेक जाए। वी आर लकी कि वी हैव 3 वैक्सीन अवेलेबल इन इंडिया, और हमारा जो सरकार है वो भी बहुत प्रयास कर रही है, हम भी तो प्रयास करें उसको लेकर। जी, ठीक कहना है आपका। डॉक्टर विपिन, आपके पास वापस आऊंगी। जिस तरह से आपने जनता को कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश की है, डीडीएल के माध्यम से जो डेटा आप सामने लेकर आए हैं, कहीं ना कहीं इस डेटा के माध्यम से लोग पहले से सावधान ज़रूर हो सकते हैं। जिस तरह से दूसरी लहर अचानक से आई थी और ना सरकारों को ना मेडिकल सिस्टम को संभलने की का टाइम मिला था, एकदम से ये तमाम परेशानी आई थी, और उसके यही वजह रही कि स्थितियाँ जिस तरह से हुई वो धीरे धीरे ज़रूर संभली हैं, लेकिन उस बीच में काफ़ी तबाही देखने को मिली थी। ये आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि इस पूरे रिसर्च के बाद, क्योंकि आपने बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है और साथ ही कोरोना काल में तमाम एक्सपर्ट, तमाम डॉक्टर लगातार फील्ड पर नज़र बनाए हुए हैं, क्या कुछ किया जा सकता है तैयारियों की जब मैं बात करूं, और क्या कुछ ऐड ऑन किया जा सकता है कि जिसकी वजह से हम तीसरी लहर से आसानी से लड़ सकें? और आपको क्या लगता है कि कहाँ कमी रह गई दूसरी लहर में जिसे हम सुधार सकते हैं? मेरे विचार से जो सबसे बड़ी समस्या है वो वैक्सीन अवेलेबल ना होने की या बहुत कमी होने की। जैसे डिस्कशन हुआ, अगर हम वैक्सीनेटेड होते, लाइक यू नो यूके में, यूएसए में अगर 60-70% हो जाता तो उतने परसेंटेज पे हर्ड इम्यूनिटी हो सकती है। और इसीलिए आप देखिए यूके में फॉर इंस्टेंस नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब वैक्सीन लग गया है तो आपको इन्फेक्शन तो हो ही सकता है, लेकिन कोई भी केस ऐसा नहीं है, हॉस्पिटल में एडमिशन के जो नंबर्स हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, वो
वो बढ़े नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। तो वैक्सीनेशन इज द मेन थिंग, एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इस समय उसकी बहुत ज़रा काफ़ी कमी है। सरकार कर रही है, क्या कंस्ट्रेंट्स हैं वो सब काफ़ी जी बिल्कुल, बने रहिएगा आप हमारे साथ। सभी से अनुरोध है हमारे साथ बने रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। लगातार हेल्थ कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। जिस तरह से माना जा रहा है कि जुलाई के महीने में तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है, ऐसे में आप सभी को भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। क्या कुछ आपको करना है और किस तरह से आगे इस लहर से खुद को बचाना है, उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कहाँ जा रहे हो? दुकान पर बैठो और उसे आगे बढ़ाओ। पापा, दुकान आगे बढ़ाने के लिए मुझे दुकान पे बैठने की जरूरत नहीं है। बस बातें करवा लो इनसे। थोड़ा सा ऊपर हो। लो जी मैडम, आपके 4 किलो लड्डू। बेटा इनका लड्डू पैक कराओ। क्यों पापा, बढ़ गई ना दुकान आगे? हाँ बेटा, अब तक सबकी खुशी के लिए मिठाई खिलाई है, मगर आज अपने बेटे के हुनर के लिए खुद खाऊंगा। जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU, इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमास जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। हेल्थ कॉन्फ्रेंस में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आज हम बातचीत कर रहे हैं। तीसरी लहर को लेकर एक तो आप सभी को सावधान रहने की ज़रूरत है, जिस तरह से आंकड़ों के अनुसार ये माना जा रहा है। ऐसे में अपनी सावधानी अपने हाथ रखने की ज़रूरत है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कीजिए, मास्क का लगातार प्रयोग कीजिए। उसके साथ ही साथ एक्सपर्ट से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, किस तरह की तैयारियाँ हैं, कैसे अपना बचाव करना है। उसके लिए हमारे साथ लगातार एक्सपर्ट्स का पैनल जुड़ा हुआ है। प्रोफेसर डॉक्टर विपिन श्रीवास्तव SCU हैदराबाद से हमारे साथ हैं। प्रोफेसर डॉक्टर उमेश मिश्रा IMS गाजियाबाद से हमारे साथ बने हुए हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अमरीश सिंह BRD माइक्रोबायोलॉजी गोरखपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। और साथ ही साथ प्रोफेसर डॉक्टर विकास मिश्रा GSVM माइक्रोबायोलॉजिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर उमेश, जिस तरह से डॉक्टर विपिन ने भी कहा है, डॉक्टर विकास का भी लगातार हर किसी का यही कुछ कहना है कि सरकार की तैयारियां तो हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ जनता को भी कहीं ना कहीं सावधान रहने की ज़रूरत है। माइक्रो कंटेनमेंट की बात होती है और माइक्रो कंटेनमेंट को लेकर प्रधानमंत्री ने भी बोला है कि बजाय इसके कि बड़े बड़े एरियाज़ में लोगों को बाधित किया जाए या रेस्ट्रिक्ट किया जाए, माइक्रो कंटेनमेंट जोन कहीं ना कहीं बनाकर इस परेशानी को हम दूर कर सकते हैं। किस तरह से माइक्रो कंटेनमेंट जोन प्रैक्टिकली बनाया जा सकता है और क्या ये मॉडल सक्सेसफुल हो सकता है आगे आने वाले समय में? देखिए, मैं थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालूंगा। जैसे प्रधानमंत्री जी भी बहुत फोकस करते हैं इन चीजों पे। मोस्टली जितने भी एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं और जितने भी स्टडीज सजेस्ट करती है, वो इन्फेक्शन एक कोर एरिया में स्पेसिफिकली ऑब्जर्व करा जाता है और उस एरिया को ऑब्जर्व करके देन उसको कंटेन किया जाता है। तो बजाय कि पूरा डिस्ट्रिक्ट या पूरा टाउन कंटेन करने के, तो माइक्रो कंटेनमेंट जोन उनको बना के स्पेसिफिकली उनको कंटेन करा जाता है और वहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रेसिंग करी जाती है।
ठीक है, वहां पे टेस्टिंग करी जाती है, ट्रेसिंग करी जाती है, फिर उनको जिनको जो सिम्टोमेटिक है उनको उस हिसाब से ट्रीटमेंट एस्पेक्ट दी जाती है। लेकिन ये एक मेन एक टूल है हमारा इस पेंडेमिक से जीतने का कि मैक्सिमम ट्रेसिंग एंड मैक्सिमम टेस्टिंग, दैट शुड बी फोकस्ड एरिया वाइज। और जैसे प्रोफेसर साहब ने प्रेडिक्ट तो नहीं बोलेंगे कि ऑब्जर्व करा कि कुछ साइंस आ रहे हैं जिससे कि पता लग रहा है कि सर्टेनली ये थर्ड वेव इनएविटेबल है, आएगी, लेकिन हमें पैनिक नहीं होना है। पैनिक होने से क्या होता है कि जैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा लास्ट टाइम भी, पैनिक होने से ज्यादा करेक्ट हुआ। जिनको जरूरत नहीं थी हॉस्पिटल्स की, वो भी हॉस्पिटल्स पे लाइन अप हो गए थे। तो इस वजह से हमें थोड़ा सा इस बार एडवांटेजेस है कि हम पहले से तैयार हैं, लेकिन जैसे प्रोफेसर हमारे अमरीश जी भी बोल रहे थे कि इनको हमें अभी भी जागरूक रखना है, अपने हेल्थ स्ट्रक्चर पे प्रेशर नहीं डालना है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज डायग्नोस्टिक से लेके ट्रीटमेंट एस्पेक्ट बढ़ा है, O2 ऑक्सीजन सपोर्ट के बेड्स बढ़े हैं, मैंने बताया कि करीबन 2 लाख बेड्स बढ़े हैं, 50,000 ICU बेड्स बढ़े हैं। सरकार अपना कर रही है और प्राइवेट सेक्टर भी इसमें हेल्प कर रहा है, लेकिन हमें अभी भी जागरूक रहना है। माइक्रो कंटेनमेंट टारगेटेड जोन्स है, उनको कंटेन करके हमें इस पेंडेमिक से लड़ना है। जी बिल्कुल। डॉक्टर अमरीश, वैक्सीनेशन एक महत्वपूर्ण हथियार है हमारे पास और वैक्सीनेशन के सहारे कहीं ना कहीं कोरोना की जंग जीती जा सकती है, लेकिन जिस तरह से भारत जैसे विशाल देश में वैक्सीनेशन को लेकर लगातार कमी बनी है, हालांकि सरकार इसे पूरी करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पर एक सिचुएशन जो ज़्यादातर लोगों के साथ सामने आ रही है वो ये आ रही है कि फर्स्ट डोज के बाद सेकेंड डोज के बीच में पहले तो 84 दिन का समय दिया गया, लेकिन उस 84 दिन के समय के बाद भी कहीं लोगों को समय पर वैक्सीन की उपलब्धता नहीं है, यानी कि 84 दिनों के बाद भी जब जाते हैं तो कभी कभी स्लॉट ना मिलने की वजह से लोगों को टाइम पर वैक्सीनेशन नहीं मिलता है। तो क्या ये चिंता की बात है? दूसरी बात ये है कि कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन को लेकर जब 84 दिन बोला जाता है और उसके ऊपर जब ज़्यादा दिन बढ़ जाते हैं तो क्या उसमें पैनिक होने की ज़रूरत है, परेशान होने की ज़रूरत है? जी बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि इस समय जनमानस इस सवाल और इस जवाब से जूझ रहा है। देखिए, जैसा डॉक्टर साहब ने भी बताया कि वैक्सीन जो प्रोडक्शन है वो अनलिमिटेड नहीं है हमारे पास, और जो हमारी पॉपुलेशन है वर्ल्ड की सेकंड टॉप पॉपुलेशन में इंडिया आता है, तो ये एक निश्चित सीमा में सबको वैक्सीन लगा पाना ये लॉजिस्टिकली मुश्किल है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे भी काफ़ी प्रेशर है और क्वालिटी के साथ वैक्सीन बनाते रहना एक चैलेंज है, उनके लिए भी डे नाइट काम हो रहे हैं। बट लेकिन जहां बात करते हैं कि फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के बीच के गैप की या सेकेंड डोज के टाइम की, तो देखिए 2-4 दिन अगर जो कोई टाइम से वैक्सीन नहीं मिलता, अनफॉर्चुनेटली किसी सेंटर पे वैक्सीन नहीं है, तो इसमें बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये है कि अर्लीस्ट कोशिश करे आदमी जहाँ अवेलेबल है वहाँ पे वैक्सीन लगवाने की। इसीलिए सरकार ने हमारे इसको प्री रजिस्ट्रेशन का जो एक कंपल्सरी एक्ट था वो हटा दिया है कि जहाँ भी वैक्सीन अवेलेबल है और आपका अगर जो फर्स्ट डोज लगा है गवर्नमेंट के पोर्टल में रिकॉर्ड है, तो वहाँ वैक्सीन उपलब्ध होने से आप वहाँ वैक्सीन लगवा सकते हैं। नॉट बिफोर दी डिजायर्ड डेट, लेकिन उसके बाद आप जब भी 2-4-5 दिन में समय मिले आप लगवा सकते हैं, या वैक्सीन की उपलब्धता मिले तो लगवा सकते हैं। इसमें ऐसा कोई साइंटिफिकली बहुत हार्म नहीं है। किसी भी वैक्सीन के डोज के लिए और ड्यूरेशन के लिए एक मीन निकाल के हम लोग स्टडी करते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकली स्टडी होती है, इम्यूनोलॉजिकल स्टडी होती है, तो 2-4-5 दिन आगे पीछे हफ्ता भर होने से ऐसा कोई बहुत विशेष इसमें दिक्कत नहीं आती है। जी बिल्कुल। डॉक्टर विकास, जिस तरह से हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम कोरोना को लेकर हर पहलू पर बातचीत कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने ग्रामीण ऑडियंस को भी यदि हम ध्यान में रखें तो आज भी इस तरह की कुछ खबरें आती हैं कि लोगों को इस बारे में जब सूचना दे दी जाती है या ग्रामीण इलाकों में कुछ लोगों के द्वारा जब ये कहा जाता है कि वैक्सीन लगने की वजह से लोगों में मृत्यु बढ़ रही है या मृत्यु हो रही है, तो लोग उस पर विश्वास करते हैं और उसके बाद एक बड़ी आबादी, एक बड़ी जनसंख्या के लोग कहीं ना
कहीं वैक्सीन और वैक्सीनेशन से अभी भी डरे सहमे लोग हैं। ऐसे लोगों को किस तरह से समझाया जा सकता है? क्योंकि अब यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्र में जागरूकता बढ़ी है, उत्साह आया है, लेकिन अभी भी उन लोगों की संख्या है जो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन पर संदेह करते हुए नजर आते हैं। देखिए प्रियंका जी, वैक्सीन प्रोडक्शन की जो बात चली, शुरू में आपको ध्यान होगा जब हम प्रधानमंत्री जी ने डिक्लेयर किया था कि हम लोगों ने वैक्सीन बना ली है, तो शुरू में कितनी वैक्सीन हेजिटेंसी थी। अब आप समझिए, कोई भी एक दवाई बनती है तो उसकी शेल्फ लाइफ होती है। नया वायरस था और नए वायरस पे वैक्सीन बनी थी। अब वो वैक्सीन अगर यूज ना हो तो वो एक्सपायर हो जाए, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जब यहाँ पे वैक्सीन यूज नहीं हो रही थी तो उसको बाहर भेजा कि एटलीस्ट कहीं ना कहीं तो यूज हो। दूसरी बात, जैसे डॉक्टर अमरीश जी ने बताया है कि वैक्सीन, ये स्टडीज में पाया गया है कि सिंगल डोज में भी आपका 60 to 70% तक प्रोटेक्शन रहता है। अगर आपने सिंगल डोज भी लिया है तो आपको 60 to 70% तक प्रोटेक्शन रहेगा। उसके बाद जो सेकेंड डोज आप लेते हैं वो आपकी इम्यूनिटी को और एनहांस करके वो जो प्रोटेक्शन रेट है वो 94 to 95% तक ले जाती है, और इसमें 7 दिन का अंतर रहता है। दूसरी बात, हमारे देश की जो वैक्सीन प्रोडक्शन है इसका रिकॉर्ड आप शुरू से देख लीजिए। जितनी भी संक्रामक बीमारियां हैं हमारे विश्व में, 60% वैक्सीन भारत सप्लाई करता है विदेश में। और अगर हमारी क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो विदेशी लोग हमारी वैक्सीन नहीं लेते। दूसरी बात, ये बिल्कुल सेफ है। वैक्सीन मार्केट में आने के पहले, जनता को लगने के पहले इसमें फेज ट्रायल्स होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, और उसके आंकड़े आने के बाद जब ये साइंटिफिक कमिटी पूरी श्योर हो जाती है कि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तब ये वैक्सीन मार्केट में उतारी जाती है और जनता को दी जाती है। और जो हमारी कोरोना वैक्सीन इस समय चल रही है, स्टडीज में पाया गया है कि साइड इफेक्ट का जो रेट है वो है 0.0002%, यानी ना के बराबर। तो आपके माध्यम से प्रियंका जी, मैं जनता को ये जागरूक करना चाहूंगा कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। ये आपको जान आपकी बचाएगी, कोरोना बीमारी से आपकी जान बचाएगी, और इसके अलावा ये आपके शरीर पे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं डालेगी। तो कृपया करके किसी की बातों में ना आए। और इसके अलावा सरकार को भी प्रयास करना चाहिए, गांव के लेवल पे जो ग्राम पंचायत अध्यक्ष होते हैं, ब्लॉक प्रमुख होते हैं, एक तरह से 3 लीडर्स होते हैं, पुजारी होते हैं, उन लोग को अवेयर करके उनके द्वारा लोगों को अवेयरनेस पहुंचाई जाए कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। कृपया वैक्सीन ले, यही एक उचित माध्यम है जिससे हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ेंगे। और जब हमारी 70% से ज्यादा पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो जाएगी तो ये लहरें भी अपने आप आना बंद हो जाएगी। दूसरी बात प्रियंका जी, जो आपने प्रोफेसर उमेश से बात पूछी थी, माइक्रो कंटेनमेंट जोन, ये सबसे अच्छा तरीका है किसी भी पैंडेमिक को, ये वेव को कंट्रोल करने का। माइक्रो कंटेनमेंट जोन का मतलब होता है कि हम पूरी तरह से लॉकडाउन ना करें, एक पर्टिकुलर एरिया में एक्टिविटीज हम रोक दें जहां पे केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, और वहां पे उन केसेस को कंटेन करके रखें। कंटेनमेंट का मतलब वो हम चेन तोड़ दें। 14 दिन के बाद वायरस अपने आप चला जाता है और ये चेन टूट जाती है। तो जो लोग इंफेक्शन करने के लिए संचार का माध्यम होते हैं वो चेन टूट जाएगी। तो बाकी सब जगह जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन है, उसके अलावा बाकी आपके मार्केट है, उद्योग है उस एरिया के, वो सब वैसे ही चलते रहेंगे। तो आपकी इकोनॉमी पे भी भार नहीं आएगा, महंगाई नहीं बढ़ेगी, देश ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। तो ये भी एक वन ऑफ द बेस्ट तरीका है जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया। इंस्टेड ऑफ पूरा लॉकडाउन करने के, माइक्रो कंटेनमेंट जोन टेस्टिंग के द्वारा हम पता करें कौन से एरिया में ज्यादा से ज्यादा केसेस है, उस एरिया को पूरा हम ब्लॉक करके उसको हम आइसोलेट करें 14 से 15 दिन तक, और जब संक्रमण वहां समाप्त हो जाए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हमें पता लग जाए कि संक्रमण वहां पे ना के बराबर आ गया है, तो उस एरिया को भी दोबारा खोल दिया जाए। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है
ये बीमारी से लड़ने। जी बिल्कुल। डॉक्टर विपिन, आपके पास आऊंगी, और जिस तरह से हम डीडीएल की बातचीत कर रहे थे, जिस तरह से आपने अपने रिसर्च के माध्यम से कहीं ना कहीं जनता के सामने आंकड़ों के माध्यम से ना केवल जनता बल्कि सरकार के सामने भी ऐसी स्थितियां रखी हैं कि हम पहले से सावधान हो सकते हैं। एक सवाल यहाँ पर ये आता है कि जो आंकड़े सरकार के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं उसको लेकर कई बार इस तरह के सवाल उठे हैं कि ये आंकड़े पूरे मायने में कहीं ना कहीं इनमें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कमियां हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो होम आइसोलेशन में रहते हैं, उनके आंकड़े सरकारों के पास नहीं होते हैं पूरी तरह से। इन आंकड़ों की जब हम बात करते हैं तो डीडीएल की जो रिसर्च के बाद जो आंकड़े सामने आते हैं, क्या उसमें मार्जिन रखा गया है कि उसके माध्यम से जो रिजल्ट आते हैं वो वाकई पूरी तरह से सही रिजल्ट आते हैं? बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये बात तो सही है कि जो हमारे पास डेटा आता है गवर्नमेंट का एवरी मॉर्निंग, उसमें बहुत अनसर्टेनिटी है। उसको हम कितना विश्वास कर सकते हैं ये बड़ी, लेकिन ये इम्पोर्टेंट चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि हम लोग जो है, आई मीन इन माय ऑब्जर्वेशन, इन माय कैलकुलेशन, हमारा इंटरेस्ट है कि ट्रेंड्स को समझें कि अभी किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, अब ये ट्रेंड चेंज होगा। तो जब ट्रेंड की बात होती है तो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में हम लोग को एक मेन चीज़ ये हम लोग सीखते हैं और बच्चों को सिखाते हैं कि अगर आपके पास डेटा सेट बहुत बड़ा है, जैसे मैं तभी मैं एम्फसाइज कर रहा था कि मैं 466 डेज से देख रहा हूँ इसको जी। जब आपके पास डेटा सेट बहुत बड़ा होता है तो इस तरह की अनसर्टेनिटीज जो इंडिविजुअल डेटा के साथ जो अनसर्टेनिटी अटैच्ड है उसका महत्व काफ़ी कम हो जाता है। तो इसलिए जो लोकल फ्लक्चुएशन जो मैंने आपको बताया वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमको बस ये देखना है कि डीडीएल जो है वो पॉजिटिव है ओवर ए पीरियड या नेगेटिव है ओवर ए पीरियड, और इन बिटवीन दिस ट्रांजिशन अगर वो फ्लक्चुएट कर रहा है तो जो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट, जो वाइल्ड फ्लक्चुएशन हो सकते हैं, राइट। तो बेसिकली अगर हमारे पास हमने पूरे डेवलपमेंट को एक बहुत लंबे समय तक देखा है, ये जो अनसर्टेनिटी जिसकी आप बात कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता की बात है, लेकिन उसका असर काफ़ी कुछ कम हो जाता है अगर हमारा डेटा सेट बहुत बड़ा है। जी बिल्कुल। डॉक्टर उमेश, लगातार कोरोना की तीसरी लहर को लेकर, सावधानियों को लेकर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, और इन सब के पीछे लक्ष्य केवल यही है कि कहीं ना कहीं जो स्थिति आने वाली है उसको लेकर हम पहले से अपने दर्शकों को आगाह कर सकें, खुद भी पहले से सावधान रह सकें, क्योंकि स्थितियां जब ख़राब होती हैं तो संभालना हर किसी के लिए मुश्किल होता है। वैक्सीनेशन को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत हो रही है, लेकिन एक बार जब स्थिति ख़राब होती है, ये हमने पहली लहर में भी देखा है, दूसरी लहर में भी देखा है कि कहीं ना कहीं जब स्थितियाँ ख़राब होती हैं तो जो पेशेंट्स होते हैं, ख़ासतौर से उनके साथ जो परिजन होते हैं, तीमारदार होते हैं, वो दवाइयों को लेकर पैनिक करते हैं। आपके माध्यम से यहाँ पर जानना चाहेंगे कि दवाइयों की स्थिति की हम बात करें, जैसे हमने पिछली बार देखा रेमडेसिविर से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर, एक तो ब्लैक मार्केटिंग का मामला सामने आया, दूसरी बात जिन लोगों को ज़रूरत नहीं थी, जिस तरह से डॉक्टर विकास ने भी कहा है कि ज़रूरत नहीं है, तब भी उसे स्टोर करके कहीं ना कहीं रखा गया। तो इस तरह की सिचुएशंस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि यदि स्थितियां एक बार फिर से तीसरी लहर को लेकर आती हैं तो दवाइयों को लेकर क्या स्थिति है, और क्या उसको पैनिक करने की ज़रूरत है पेशेंट्स को या पेशेंट के परिजनों को? आपने बताया कि रेमडेसिविर की कमी थी या किसी अन्य दवा की, जितनी भी अल्टरनेटिव ड्रग्स है, सभी जितनी दवाएं हैं, इन कॉम्बिनेशन जो थेरेपीज भी होती है, इन सब की भारत सरकार ने भी प्रोडक्शन बढ़वाया है। और दूसरा ये है कि ये जितनी भी दवाएं हैं अभी एज पर WHO कुछ कामगर है, कुछ नहीं है, तो ये भी अनसर्टेनिटी है। अभी दो तीन अल्टरनेटिव मेडिसिन तो अपने कोर्स से ही हटा दी है, इवरमेक्टिन हुई या रेमडेसिविर, WHO इनको अभी वैलिड नहीं मान रहा, लेकिन स्टिल जितनी भी रिक्वायर्ड ड्रग्स है, गवर्नमेंट और जितने भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उन्होंने प्रोडक्शंस अपना निजी तौर पे भी बढ़ाया है। और जहां तक प्रिपरेशन की बात आ रही है, मैंने आपको पहले ही बताया कि सरकार इस बार बहुत जागरूक है
जागरूक लोग भी है, लेकिन जागरूकता किसी स्पेसिफिक पॉपुलेशन तक नहीं पहुंच रही, इसीलिए तो ये सारी एक्टिविटीज फिर से होने लगी है, भीड़ इकट्ठा होने लगी है। जागरूकता हमें 2-3 जगह बहुत ही जरूरी है। एक तो हमारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, हमें डिस्टेंसिंग, ये सब दोबारा से ये दिक्कतें आ रही है फिर से, तो ये हमें जरूर एकदम इम्प्रूव करना पड़ेगा। वैक्सीनेशन इज द ओनली सोर्स, जैसे विपिन सर ने भी बोला कि वैक्सीनेशन तो हमें 70% से ज्यादा लोगों को कर लेना चाहिए था, लेकिन अभी भी अनफॉर्चुनेटली हमें टाइम लगेगा, हो सकता है जनवरी फरवरी अगले साल तक जाए। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग ट्रेसिंग और टेस्टिंग ये अभी भी जारी रहनी चाहिए। डेली कम से कम 20 लाख के टेस्टिंग हो रही है अभी भी, और इसको और भी बढ़ाया जाना चाहिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज दवाइयाँ पहले से ही प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है, लेकिन उनकी भी एक लिमिटेशंस होती है। जब लोड बढ़ता है तो सर्टेनली सिस्टम फेलियर आ जाता है। लेकिन हाँ, इस बार तैयारी है, सरकार की भी तैयारी है, और मैंने पहले भी कहा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। चीजें कुछ पॉजिटिव भी आ रही है सरकार की तरफ से भी, और सीरो सर्वेज में भी बहुत पॉजिटिविटी है। लेकिन यही है कि हम लापरवाह हो गए हैं, तो हमें थोड़ा सा ह्यूमन एप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पे ज्यादा फोकस करना होगा। बिसाइड द कंटेनमेंट ऑल्सो स्ट्रॉन्ग ट्रेसिंग, स्ट्रॉन्ग टेस्टिंग एंड रैपिड वैक्सीनेशन, हमें वैक्सीनेशन पे जरूर फोकस करें। जी बिल्कुल। डॉक्टर अमरेश, जिस तरह से लगातार वैक्सीनेशन भी हो गया है, लेकिन मानसून का मौसम है, मानसून के मौसम में जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं वायरल फीवर काफ़ी लोगों को अपनी चपेट में लेता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं या बहुत सारी ऐसी जनसंख्या है जिनमें कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन के बाद भी या वैक्सीनेशन ना भी हुआ हो, तो पहले तो स्थिति होती थी कि जब किसी को भी फीवर आया है तो कोविड की मेडिसिन उसको एज अ प्रोटोकॉल चलाई जाती थी। लेकिन आज की स्थिति की हम बात करें, जब संक्रमण दर थोड़ी सी कम जरूर हुई है, तो क्या ऐसी स्थिति में यदि किसी को बुखार आता है तो उसे कोविड ही मानना चाहिए, या फिर टेस्ट के बाद यदि व्यक्ति नेगेटिव भी होता है तो भी क्या कोविड की मेडिसिन का ही सेवन करना जरूरी है? अच्छा सवाल है, क्योंकि ये सीजनल चेंज है इस समय, और हम देखते हैं कि जब भी सीजन चेंज होते हैं तब इस तरह के वायरल जनित रोग जो होते हैं वो प्रायतः होते हैं। और फिलहाल आज के परिवेश में बात करें तो कोविड प्रिवेलेंस इटसेल्फ जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, तो आज के डेट में तो हम नहीं मानेंगे कि कोविड है ये कोई भी फीवर। हाँ, ये है कि टेस्टिंग जो है हमारी सटीक होनी चाहिए और टारगेटेड पॉपुलेशन हमारा सटीक होना चाहिए। इसलिए कोविड टेस्ट की फैसिलिटी आजकल जगह जगह पे उपलब्ध है, और बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और सेंटर्स और लैब कर रहे हैं, साथ में प्राइवेट सेक्टर्स में भी कोविड टेस्टिंग की व्यवस्था उपलब्ध है। तो जिनको भी बुखार और बुखार के साथ खांसी या जकड़न या सांस लेने में दिक्कत हो वो जरूर कराएं। लेकिन ये है कि इसका फायदा ये होगा कि हमारे कम्युनिटी या फैमिली में कोई एक भी इफेक्ट रहा और हम इसको नॉर्मल फीवर मानते रहे तो उससे हमारी पूरी फैमिली और फैमिली से और जो नेबर्स हैं हमारे वो इन्फेक्ट होंगे। तो एब्सोल्युटली तो नहीं मान सकते आज के परिवेश में कोई भी फीवर या जुकाम का केस कोविड है, लेकिन हाँ, टेस्टिंग पे जरूर फोकस करना चाहिए। और कोविड मैनेजमेंट की बात करें तो 3T जो है, 3T इसके पिलर हैं, ट्रेसिंग, टेस्टिंग एंड देन ट्रीटमेंट। तो ट्रेस करिए, सबसे पहले उसको टेस्ट करिए, और टेस्ट में पॉजिटिव आता है तो उसको ट्रीट करिए, उसके जो ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं वो दीजिए। इससे क्या है, इस बीमारी को रोकने में बहुत हद तक मदद मिलेगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद। जी बिल्कुल। और इसी के साथ हमारी आज की इस डिबेट को हम यहीं पर विराम देंगे। डॉक्टर विपिन, आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर विकास, आपका शुक्रिया। डॉक्टर उमेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर अमरेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार हेल्थ कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम के माध्यम से एक्सपर्ट से हमने चर्चा की तीसरी लहर को लेकर। जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं, ऐसे में सावधान रहने की तो ज़रूरत है, लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ यदि आप वैक्सीनेशन कराते हैं तो कहीं ना कहीं तीसरी लहर में भी खुद को और अपनों को बचाए रख सकते हैं। हेल्थ कॉन्फ्रेंस में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।